हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग शरवत विशाल में। तो जैसा कि हम माइंड सेट पढ़ा रहे हैं अभी, तो मैंने चैप्टर 7 ख़त्म कर दिया है। इसमें आप देख लीजिएगा, चैप्टर 7 में यही था, लिव विथ वेजेस के बारे में। उसमें आपको 49 से लेकर 56 तक आपको सेक्शन मिलेगा। अगला हम लोग चैप्टर 8 देखेंगे, जिसमें कि रेगुलेशन, रूल्स एंड बायलॉज के बारे में दिया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। वहाँ जितने भी बड़े भाई बंधु रहेंगे इस क्लास को शेयर करेंगे और पसंद आए तो लाइक भी करेंगे। इसमें सेक्शन 57 से शुरू करते हैं और देखते हैं कि यह इसमें कितने सेक्शन दिए हुए हैं। अभी तो हम शुरू करेंगे, तो बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। रेगुलेशन बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति, मतलब सेक्शन 57 में है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रेगुलेशन। तो देखते हैं, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित सब विषयों या उनमें से किसी के संबंध में ऐसे रेगुलेशन बजट नोटिफिकेशन द्वारा बना सकेगी जो इस एक्ट के अनुकूल, मतलब कंसिस्टेंट हो। तो ये ऑप्शन देखते हैं कि चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर की नियुक्ति के लिए योग्यताओं का निर्धारण करते हैं। बी, इस एक्ट के अधीन खानों के इंस्पेक्शन के बारे में चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के कर्तव्यों और शक्तियों का निर्धारण और रेगुलेशन हम बनाते हैं। सी बिंदु में दिया है कि खानों के मालिकों, एजेंट या मैनेजर और उनके अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों के कर्तव्य निर्धारित करना तथा खानों के एजेंटों और मैनेजरों की योग्यताएं जिसके अंतर्गत आयु आती है निर्धारित करना और उनके अधीन काम करने वाले अन्य लोगों की योग्यताएं निर्धारित करना। फिर डी, खानों के मैनेजरों और उनके अधीन काम करने वाले व्यक्तियों को अपने कर्तव्यों का पालन दक्षतापूर्वक इफ़िशिएंटली करने के लिए समर्थ बनाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपेक्षा करना। ई, खानों के मैनेजरों और उनके अधीन काम करने वाले व्यक्तियों की योग्यताएं परीक्षा द्वारा या अन्य तरह से मालूम करने के तरीके को और सक्षमता के प्रमाण पत्र जारी करने और उनके नवीकरण रिन्यूअल के तरीके को विनियमित करना। फिर आगे देखेंगे हम लोग, आपका है ई के बाद एफ। इसमें कह रहा है ऐसे परीक्षाओं और प्रमाण पत्रों को जारी करने या नवीकरण के बारे में फीस यदि कोई हो तो तय करना। जी, वे परिस्थितियां निर्धारित करना और वे शर्तें निश्चित करना जिनमें एक से अधिक खाने एक ही मैनेजर के अधीन रहना कानूनन ठीक रहेगा या जिनमें एक या कई खाने निर्धारित योग्यताएं न रखने वाले मैनेजर के अधीन रह सकती है। अगला एच बिंदु है एक्ट के अधीन किए जाने वाले इंक्वायरी, जिनमें इस एक्ट के अधीन सर्टिफिकेट वाले किसी व्यक्ति के मिसकंडक्ट या क्षमता इनकम्पिटेंस से संबंधित इंक्वायरी भी शामिल है कि व्यवस्था करना और ऐसे सर्टिफिकेट के निलंबन, सस्पेंशन या रद्द किए जाने के बारे में व्यवस्था करना। जहां भी आवश्यक हो कानून में यह व्यवस्था करने की इंक्वायरी के लिए गवाहों, मतलब विटनेस की जरूरत पड़ती है, को हाजिर करना और दस्तावेज और भौतिक पदार्थों को पेश करने के लिए जांच अधिकारी को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अधीन कि सिविल न्यायालय की सब शक्तियाँ प्राप्त हों। आगे देखते हैं, ये एच में आई पॉइंट है, यानी एच के बाद आई। इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 और उसके अधीन बनाए गए रूल्स का पालन करते हुए बारूद के रखने, स्टोरेज, धोने, कन्वेंस और उपयोग करने के कार्यों को विनियमित करना। जे, महिलाओं को खानों में या खानों के किसी वर्ग में या ऐसे विशेष प्रकार के काम में जिनमें उनकी जान, सुरक्षा या स्वास्थ्य को खतरा रहता है लगाने की मनाही करना, उसे सीमित करना, रिस्ट्रिक्टिंग या विनियमित करना, रेगुलेटिंग, उनके द्वारा एक बार में ढोए जाने वाले भार, वेट की सीमा निर्धारित करना, कि खान में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा, उनके खान में प्रवेश करने के व बाहर आने के साधन का निर्धारण, सॉफ्ट या निकास मार्गों की संख्या निर्धारित करना और सॉफ्ट पिट, निकास मार्ग, पैदल मार्ग और
सब्सिडेंस एरिया की फेंसिंग ऑफ सॉफ्ट आउटलेट्स, पाथवे एंड सब्सिडेंसेस हैं। अगला हम लोग देखते हैं एल। ऐसे व्यक्तियों को एल पॉइंट में देखते हैं, ऐसे व्यक्तियों को खान में मैनेजर के रूप में या अन्य निर्धारित स्पेसिफाइड हैसियत में नियोजित करने की मनाही करना जो खान के मालिक या मैनेजर के प्रति सीधे उत्तरदायित्व हैं, आंसरसिबल नहीं है बोला है। अब अगला एम बिंदु में कह रहा है कि खानों में रास्तों और आयतनों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था जिसमें पिलर या खनिज ब्लॉक की स्थिति निर्धारण और उनकी कटाई या एक्सट्रैक्शन ऑफ रिडक्शन के कार्य सम्मिलित हैं तथा एक खान व दूसरी खान के बीच पर्याप्त बैरियर रखना। एक खान दूसरे खान के बीच कितना बैरियर होता है आप लोग को पता है? 7.5 या 15 मीटर? बताइएगा कमेंट करके। अगला एन बिंदु है कि खान में वर्किंग्स और सील किए गए फायर एरिया के इंस्पेक्शन के उपबंध समुद्र या तालाब या नदी या पानी जमाव के समीप या किसी सार्वजनिक सड़क या मकान के समीप खनन कार्य पर पाबंदी, रेस्ट्रिक्शन तथा खान में पानी या अन्य माल के फूट पड़ने या बाढ़ आने के बारे में सावधानियां बरतने या खान के किसी भाग में आग लगने या असमय ढहने मतलब प्रीमेच्योर कोलैप्स के बारे में सावधानियां बरतने की अपेक्षा करना। अगला बिंदु है ओ, जिसमें कह रहा है कि खानों के वेंटिलेशन या उपबंध करना, धूल मतलब डस्ट, आग, ज्वलनशील तथा हानिकारक गैसों के विषय में कार्रवाई का उपबंध जिनमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग, स्वतः दहन, भूगर्भ स्थिति, आग और कुल डस्ट के विरुद्ध सावधानियां सम्मिलित हैं। अब पी में है कि खानों में बिजली बनाने, जमा करने, ट्रांसफॉर्म करने, भेजने और उपयोग में लाने के कार्यों को इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 और उसके अधीन बनाए गए रूल्स के अधीन रहते हुए नियमित करने के उपबंध खान में सब बिजली उपकरण केवल बिजली मशीनों और संयंत्रों को उपयोग में लाने के बारे में देखभाल और उनके प्रयोग को विनियमित करने संबंधी नियमों के उपबंध हैं। क्यू नंबर अगला देखते हैं कि खानों में मशीनों के प्रयोग को नियंत्रित करने के उपबंध ऐसी मशीनों पर या उनके समीप या हॉलेज रास्तों में काम पर लगाए गए व्यक्तियों की सुरक्षा के उपबंध तथा भूमिगत भागों में कुछ विशेष प्रकार के लोको इंजन को काम में लाने के पाबंदी, रेस्ट्रिक्शन संबंधी उपबंध। और अगला आर बिंदु, जिसमें कह रहा है कि खानों में प्रकाश की उचित व्यवस्था और उनमें सेफ्टी लैंप के व्यवहार विनियमन मतलब रेगुलेशन और ऐसे खानों में जिनमें सेफ्टी बत्तियां काम आती हैं, प्रवेश करने वालों की खान तलाशी के उपबंध। फिर अगला एस नंबर देखते हैं, एस पॉइंट। इसमें कह रहा है कि खानों में ज्वलनशील गैस या डस्ट के एक्सप्लोजन, विस्फोट या ज्वलनों या पानी फूट निकलने या पानी भर जाने के विरुद्ध तथा उनमें पैदा होने वाले खतरों के विरुद्ध उपबंध करना। ऐसी परिस्थितियों में खनिजों के निकाले जाने की मनाही, पाबंदी, रेस्ट्रिक्शन या विनियमन रेगुलेशन जिनसे वर्किंग के असमय ध्वंस, प्रीमेच्योर कोलैप्स का खतरा है अथवा वर्किंग का ढहना या पानी का फूट निकलना या खान में ज्वलन हो सकता है या उनमें वृद्धि, अग्रेवेशन हो सकती है। ये था आपका एस। अगला है टी बिंदु में कह रहा है सेक्शन 23 के सब सेक्शन 1 के खंड जी के अधीन दुर्घटनाओं मतलब डेंजरस अक्यूरेंस के नोटिस का निर्धारण खान के मालिकों, एजेंटों और मैनेजरों द्वारा खनिज के उत्पादन, व्यक्तियों के नियोजन और रेगुलेशन में दिए गए अन्य विषयों के बारे में दिए जाने वाले नोटिसों, रिपोर्टों और विवरणों मतलब रिटर्न का निर्धारण। ऊपर लिखे सब प्रकार के नोटिसों, रिपोर्टों और विवरणों के फॉर्म निर्धारित करना और यह निर्धारित करना कि वे किन व्यक्तियों या अधिकारियों को दिए जाएंगे
उनमें क्या ब्यौरे पर्टिकुलर दिए जाएंगे और वे किस समय तक जमा की जाएगी। यू बिंदु है कि खानों के मालिकों, एजेंटों और मैनेजरों से खानों की निश्चित फिक्स सीमा निर्धारित करने की अपेक्षा करना। उनके द्वारा रखे जाने वाले प्लान, सेक्शन व उनसे संबंधित निर्धारण जिस तरीके से वह जिस जगह ऐसे प्लान, सेक्शन और फील्ड नोट्स रिकॉर्ड के लिए रखे जाएंगे या उनकी प्रतियां चीफ इंस्पेक्टर को जमा की जाएगी। खानों के मालिकों, एजेंटों और मैनेजरों द्वारा नए सर्वे कराने व नए प्लान बनाने की अपेक्षा करने के उपबंध तथा उनके द्वारा इनका पालन न होने पर किसी भी अन्य एजेंसी से ऐसी सर्वेइंग कराने व प्लान व सेक्शन बनवाने के उपबंध तथा उन पर होने वाले खर्च की वसूली, बकाया लैंड रेवेन्यू भू राजस्व की वसूली के तरीके से करने के उपबंध दिए गए। ऐसे आपका यू के बाद भी इसमें कह रहा है कि खानों में या उनके आसपास दुर्घटनाओं या आकस्मिक एक्सप्लोजन, एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन या ज्वलन के होने पर उत्पन्न परिस्थितियों से कारगर तरीके से जूझने की प्रक्रिया विनियमित करना। बी के बाद डब्ल्यू, खान के मालिक, एजेंट या मैनेजर द्वारा सेक्शन 16 के अधीन दिए जाने वाले नोटिस का फॉर्म व उसमें दिए जाने वाले ब्यौरे का निर्धारण। अगला एक्स है। एक्स बिंदु में कह रहा है कि किसी ऐसे स्थान पर खनन पर संक्रिया प्रारंभ करने या उस तक बढ़ाने से पूर्व जो इंडियन रेलवे एक्ट 1890 के प्राधिकारी लोकल अथॉरिटी द्वारा मेंटेनेंस किए जाने वाले सड़क या अन्य संक्रम वर्ग के 45 मीटर के अंदर पड़ता है। खान के मालिक, एजेंट या मैनेजर द्वारा दिए जाने वाले नोटिस का निर्धारण। अब अगला वाई है। जब किसी खान में काम स्थगित कर दिया जाता है तो उस खान से सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या रेलवे एक्ट 1890 में पारिभाषिक रेल कंपनी की संपत्ति को क्षति से बचाने के लिए उपबंध। अब अगला वहीं डबल वाई देखेंगे कि इसमें कह रहा है कि खान बंद करने से पूर्व खान के मालिक, एजेंट या मैनेजर द्वारा रक्षात्मक कार्य, प्रोटेक्टिव वर्क की अपेक्षा करने के उपबंध और उनके द्वारा इसका पालन न होने पर किसी अन्य एजेंसी से ये काम कराने व उस पर हुए खर्च की उस खान के मालिक से वसूली उसी रीति से कराना जैसे जमीन का बकाया, लगान, राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है। जेड, किसी खान या खान के बाग या किसी क्वारी, लाइन, शॉप, पीट या निकास मार्ग चाहे उसका प्रयोग हो रहा हो या नहीं, या किसी खतरनाक या निषिद्ध एरिया, सब्सिडेंस, हॉलिंग स्ट्रॉम लाइन या पैदल मार्ग पाथवे की फेंसिंग का उपबंध, जहाँ ऐसे फेंसिंग जन साधारण के संदर्भ प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है। डबल जेड देखेंगे तो इसमें दिया है कोई अन्य विषय जो प्रिस्क्राइब किया जाता है निर्धारित किया जाए। अब अगला हम सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 58। इसमें कुछ नहीं, रूल्स बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल के बारे में दिया हुआ है, ये हम जानेंगे। तो क्लास कैसा लग रहा है शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी प्रकार का डाउट हो तो वही बताइएगा, मैं उसको निवारण जरूर करूँगा। केंद्रीय सरकार निम्नलिखित सब उनमें से किसी विषय के लिए गजट नोटिफिकेशन द्वारा ऐसे रूल बना सकेगी जो इस एक्ट के अनुकूल कंसिस्टेंट हो। तो अभी मैंने ये बताया ही। तो अब अगला इसमें ए पॉइंट देखते हैं कि कमेटी के सदस्यों के कार्यकाल, टाइम ऑफ ऑफिस व अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण तथा उनके खाली जगहों को भरने की रीति और कमेटी की प्रक्रिया को रेगुलेट करने के लिए उपबंध। बी पॉइंट है इसमें कि सेक्शन 23 के सब सेक्शन 3 में वर्णित रजिस्टर का फॉर्म निर्धारण करना। अगला पॉइंट सी,
सेक्शन 24 के अधीन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जांच न्यायालय की नियुक्ति के लिए उपबंध करना, ऐसे न्यायालयों के काम के तरीके और शक्तियों को विनियमित करना, उनके सदस्यों को यात्रा भत्ता देने का उपबंध और संबंधित खान के मैनेजर, मालिक या एजेंट से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के खर्चे, जिनमें जांच से संबंधित कोई भी खर्च आते हैं की वसूली उसी प्रकार करने का उपबंध जिस प्रकार जमीन का बकाया लगा वसूल किया जाता है। डबल सी में यह कह रहा है कि अगला है कि खान में नियोजित व्यक्तियों की ओर से एक तकनीकी विशेषज्ञ जो ओवरमैन से कम हैसियत का नहीं होगा, मतलब विशेषज्ञ द्वारा खानों के इंस्पेक्शन का उपबंध, उसके लिए सुविधाएं, ऐसे इंस्पेक्शन का समयांतर मतलब फ्रीक्वेंसी, ऐसे इंस्पेक्शन का तरीका और उसकी रिपोर्ट लिखने का तरीका निर्धारण करना। डी, जिन खानों में कोई महिलाएं नियोजित हैं या जिनमें पिछले 12 महीनों में किसी दिन नियोजित रही है, उनमें ऐसी महिलाओं के 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के उपयोग के लिए आरक्षित किए गए उचित शिशुगृह बनाए रखने की अपेक्षा करना और साधारण रूप से या महिलाओं की संख्या के आधार पर ऐसे कमरों की संख्या, उनका स्तर और उनमें दी जाने वाली सुख सुविधाओं तथा निगरानी के प्रकार और परिमाण का निर्धारण करना। ई, खानों में नियोजित पुरुषों के उपयोग के लिए फुहार युक्त स्नान घर मतलब पिछिट बाथ और लॉकर कक्ष, और जिन खानों में महिलाओं नियोजित हों उनमें महिलाओं के उपयोग के लिए वैसे ही अलग स्नान घर और कक्ष पिट टॉप या उनके नज़दीक बनाए रखने की अपेक्षा करना, और या तो साधारण रूप से या साधारणतः खान में नियोजित पुरुषों और महिलाओं की संख्या के आधार पर ऐसे नहान घर और कक्षों की संख्या और मानक स्तर निर्धारित करना। अगला एफ है कि खानों की स्वच्छता सैनिटाइजेशन के स्तर मानकर निर्धारण, शौचालयों और मूत्रालयों की संख्या की परिमाप स्केल का निर्धारण करना और पीने के पानी की सप्लाई के लिए उपबंध। डबल एफ की बात करें तो घायल व्यक्ति की चिकित्सा व आराम के साधन तथा फर्स्ट एड बॉक्स और कप बोर्ड की संख्या, उनमें रखे जाने वाले सामान के निर्धारण संबंधी उपबंध, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग, फर्स्ट एड रूम का साइज व उसके साज सामान इक्विपमेंट तथा घायल व्यक्ति को अस्पताल या दवाखाने तक ले जाने के वाहन के प्रबंध के उपबंध हैं। फिर ट्रिपल एफ की बात अगला करें तो ट्रेनिंग या शिक्षण कार्य में लगे व्यक्तियों को छोड़कर खानों में नियोजित हुए या नियोजित किए जाने वाले अन्य व्यक्तियों को व्यावहारिक शिक्षण, प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन या ट्रेनिंग प्रशिक्षण की व्यवस्था का उपबंध करना। जी, अगला जी, खानों में मादक द्रव्यों या दवाओं को अपने पास रखने या उनके उपभोग की मनाही का उपबंध और शराब के नशे में किसी व्यक्ति के खान में घुसने या रहने पर रोक के उपबंध। एच, सेक्शन 36 के अंतर्गत दिए जाने वाले नोटिस के फॉर्म का निर्धारण और ऐसे नोटिस निर्धारित भाषाओं में लगाए जाने की अपेक्षा करना। आई, यह परिभाषित करना कि सेक्शन 37 के लिए कौन से व्यक्ति पर प्रशिक्षण, सुपरविजन या प्रबंधन के कार्य में गोपनीयता की हैसियत में नियोजित एम्प्लॉयड इन कॉन्फिडेंशियल कैपेसिटी माने जाएंगे। जे, उन व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग को खान में नियोजित करने की मनाही करना जिन्हें किसी योग्यता प्राप्त चिकित्सा अधिकारी ने 15 वर्ष से अधिक उम्र का घोषित नहीं किया है, और वे तरीके व परिस्थितियां निर्धारित करना जिनमें ऐसे प्रमाण पत्र दिए या रद्द किए जा सकते हैं कि इसे रद्द कर दिया गया। के अगला है डबल के, तो उसमें खान में नियोजित हुए या नियोजन चाहने वाले व्यक्तियों से अपेक्षा करना कि वे डॉक्टरी जांच के लिए प्रस्तुत हों और डॉक्टरी जांच के आधार पर किसी व्यक्ति को खान में काम करने की मनाही या किसी विशेष हैसियत में या किसी विशेष काम में काम करने की मनाही। फिर जे के बाद आता है एल, तो इसमें एल में दिया है कि सेक्शन 48 द्वारा अपेक्षित रजिस्टरों के फॉर्म का निर्धारण और अध्याय 7 के उद्देश्य के लिए रजिस्टर रखने व उनके फॉर्म का निर्धारण। एम में इस एक्ट के एब्स्ट्रैक्ट संक्षिप्ति और रेगुलेशन और रूल्स के एब्स्ट्रैक्ट नियत करना और भाषा
निर्धारित करना है, जिसमें ये एब्स्ट्रैक्ट और बाईलॉज सेक्शन 61 और सेक्शन 62 में दिए अनुसार लगाए जाएंगे। एंड यह अपेक्षा करना कि रूल्स में दी गई बातों के संबंध में नोटिस, विवरणियाँ, रिटर्न्स और रिपोर्ट खानों के मालिकों, एजेंटों और मैनेजरों द्वारा दी जाए। ऐसे नोटिस, विवरणियों और रिपोर्ट के फॉर्म निर्धारित करना और यह निर्धारित करना कि वे किन व्यक्तियों यहाँ पर अथॉरिटीज़ को दी जाएगी और वे किस समय सीमा में जमा की जाएगी। वो जिन खानों में साधारणतः 50 से अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, उनमें खाना खाने के लिए उचित प्रकार के पर्याप्त शेल्टर बनाने और ठीक रखने की अपेक्षा करना, जिनमें पीने के पानी के बंदोबस्त हों। अगला पी पॉइंट है कि पी बिंदु में कह रहा है कि चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर द्वारा इस बात के लिए निर्दिष्ट ऐसे खान में जिसमें 250 से अधिक व्यक्ति साधारणतः नियोजित रहते हैं, ऐसे लोगों के उपयोग के लिए एक या अधिक कैंटीन की व्यवस्था करने और उन्हें ठीक रखने की अपेक्षा करना। अगला क्यू बिंदु पर कह रहे हैं तो हर ऐसे खान में जिसमें साधारणतः 500 या अधिक व्यक्ति नियोजित रहते हैं, निर्दिष्ट संख्या में वेलफेयर ऑफिसर, कल्याण अधिकारी नियोजित करने की अपेक्षा करना और उनकी योग्यता, सेवा की शर्तें और कर्तव्य निर्धारित करना। इसी में अगला बिंदु देखते हैं आर, जिसमें कह रहा है कि निर्दिष्ट खानों या खान के समूह के लिए या निर्दिष्ट पूरे क्षेत्र के लिए रेस्क्यू स्टेशन स्थापित करने की अपेक्षा करना और यह निर्धारित करना कि ऐसे रेस्क्यू स्टेशन किस प्रकार और किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं। एस बिंदु देखते हैं अगला, रेस्क्यू स्टेशन के प्रबंध के लिए उपबंध बनाना। फिर अगला बिंदु ऐसे रेस्क्यू ब्रिगेड के लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य और अन्य योग्यताओं के मानक स्तर स्टैंडर्ड निर्धारित करना। और एसवी रेस्क्यू ब्रिगेड के लोगों के निवास के स्थान निर्धारित करना। फिर अगला बिंदु है टी, रेस्क्यू स्टेशनों की स्थिति, उपकरण, नियंत्रण, मेंटेनेंस, संरक्षण और कार्य निर्धारित करना। फिर अगला यू, खंड आर में निर्दिष्ट खानों में उत्पादित और प्रेषित डिस्पैचेस, कोक और कोयले पर उत्पाद शुल्क, ड्यूटी ऑफ एक्साइज। इसमें यह दिया है कि जो 25 पैसे प्रति टन से अधिक नहीं होगा, लगाने और जमा करने के प्रबंध और ऐसे खानों के लिए रेस्क्यू स्टेशन फंड बनाने और लोकसभा द्वारा इस बारे में बनाए कानून के बाद केंद्रीय सरकार द्वारा समेकित भारतीय फंड में ऐसे शुल्क से प्राप्त रकम में से दी गई रकम रेस्क्यू स्टेशन के तरीके और फंड के प्रबंधन के प्रबंध। अब यू के बाद फिर देखते हैं अगला बिंदु, रेस्क्यू ब्रिगेडों के बनाव, ट्रेनिंग, संरचना और कर्तव्य और तथा साधारणतः खानों में रेस्क्यू बचाव कार्य के संचालन के लिए उपबंध करना। अगला डबल बी देखते हैं तो इसमें लिखा है कि निर्दिष्ट खान या खानों के समूह के लिए या निर्दिष्ट क्षेत्र की सब खानों में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सेफ्टी कमेटी बनाने और उनकी संरचना बनाने के तरीके और कार्य करने के लिए उपबंध करना। और फिर अगला डब्लू देखते हैं लास्ट इसमें कि साधारणतः किसी ऐसे विषय के लिए उपबंध करना जिसके लिए इस एक्ट या रेगुलेशन में उपबंध न किया गया हो और जिसके लिए उपबंध इस एक्ट को प्रभावी करने के लिए जरूरी है। यहाँ तक के लिए ख़त्म हो गया। अब अगला हम सेक्शन 59 अगले क्लास में देखेंगे कि ये लंबा हो जाएगा वीडियो और आप समझ नहीं पाओगे ना पढ़ पाओगे ध्यान से, इसलिए यहाँ तक के लिए धन्यवाद। अगले